हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 से साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ओके, चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और ये सारी वीडियोस मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ। ओके, सो इस चैप्टर में न्यू सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है चैप्टर 6 में। ओके, सो इस चैप्टर को हमको पूरा पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। ओके, सो हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट। हमको कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ ज़िंदा है या नहीं है। ओके, सो रनिंग, शाउटिंग, रनिंग मीन्स दौड़ना, शाउटिंग मीन्स चिल्लाना ज़ोर से। तो इन सब चीज़ों से हमको पता चल जाता है कि ये चीज़ ज़िंदा है, ये इंसान ज़िंदा है। पर अगर कोई सो रहा हो, एस्लीप, तो हमको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई बड़ी सी मूवमेंट नहीं हो रही है, ना ही वो दौड़ रहा है ना चल रहा है। ओके, बट फिर हम क्या देखते हैं, ब्रीथिंग। फिर हम देखते हैं कि वो इंसान या वो लिविंग बीइंग सांस ले रहा है या नहीं। ओके, फिर हम पास जाके देखते हैं, उसकी धड़कन चेक कर सकते हैं कि वो सांस ले रहा है या नहीं। इसको पता चल जाता है हमको कि वो ज़िंदा है या नहीं। बट वॉट अबाउट प्लांट्स, पेड़, क्योंकि पेड़ को हम सांस लेते नहीं देख सकते, पता नहीं चलता हमको, ना ही पेड़ यहाँ से वहाँ मूवमेंट करते हैं, यहाँ से वहाँ चल भी नहीं सकते, तो हम कैसे पता करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर उनकी पत्तियां का कलर ग्रीन है, क्योंकि जब पेड़ सूख जाते हैं तो उनकी पत्तियां कुछ येलो येलो हो जाती हैं, उनका कलर उड़ जाता है, पर जब वो ज़िंदा होते हैं तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो पता कर सकते हैं हम कि वो ज़िंदा है या नहीं है। बट उन पेड़ों का क्या जिनकी पत्तियां ही दूसरे कलर की होती हैं, पिंक, येलो, रेड, इस टाइप की कलर की भी पत्तियां होती हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो पेड़ ज़िंदा है या नहीं है। तो फिर हम देखते हैं कि ग्रोथ। ओके, ग्रोथ मीन्स वो बढ़ रहा है नहीं, उसकी हाइट बढ़ रही है। अभी हमने लगाया था वो पौधा है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर उसमें फूल, ग्रोथ किसी भी चीज़ मायने से हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर उसमें नए फूल निकल रहे हैं, नए फल हो रहे हैं, अगर उसमें इस टाइप की कुछ नई नई प्रतिक्रिया हो रही हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो हम पता कर सकते हैं कि वो पेड़ ज़िंदा है या। ओके, सो इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। हम कोई ना कोई मूवमेंट देख के ही पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ ज़िंदा है या नहीं है। मूवमेंट मीन्स कोई भी बदलाव हो रहा हो, चाहे मूवमेंट में ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ यहाँ से वहाँ तक जा रही हो, है ना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसमें कुछ बदलाव हो रहा हो, उसकी पत्तियों में उसकी हाइट बढ़ रही हो। ओके, वो ज़्यादा फैल रहा हो, पेड़ या फिर कोई भी लिविंग बीइंग, तो वो उसकी जो ग्रोथ हो रही है, उसका जो मूवमेंट हो रहा है, वो ग्रोथ से रिलेटेड हो या ना हो। अच्छा, ग्रोथ रिलेटेड नहीं हो ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई पेड़ है, उसकी हाइट जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी है, तो अब उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, फिर भी उसमें कुछ ऐसे मूवमेंट हो सकते हैं जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, जैसे कि उसमें नए फल आ सकते हैं, उसमें नई पत्तियाँ आ सकती हैं, तो मीन्स उसमें अब ग्रोथ नहीं हो रही, पर फिर भी हमको पता चल जाता है दूसरे मूवमेंट्स देख के कि वो चीज़ ज़िंदा है। ओके, सो बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज़ स्टिल अलाइव। पर अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसको हमको देख के पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें कोई मूवमेंट हो रही है, कोई ग्रोथ हो रही है, इट मीन्स अगर उस प्लांट में फल भी नहीं आ रहे, पत्तियाँ भी नहीं आ रही, वो कुछ भी नहीं कर रहा, पर फिर भी वो ज़िंदा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई प्लांट है जिसमें फूल नहीं होते, फल नहीं होते, उसकी हाइट जितनी बढ़नी है बढ़ गई, पर फिर भी अभी भी वो ज़िंदा है। ओके, सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। कुछ एनिमल्स, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स हो सकते हैं जो कि हम उनके पास जाके कितने भी पास से देख लें, हमको पता भी नहीं चलेगा कि वो सांस ले रहे हैं। ओके, उनकी बॉडी में इतना दूर से देख के हमको पता नहीं चलेगा कि वो सांस भी ले रहे हैं। ओके, तो इट मीन्स फिर भी वो ज़िंदा हो सकते हैं ना। So, using visible movement as the defining characteristic of life is not enough. लाइफ को अगर हमको डिफ़ाइन करना है कि किस चीज़ में लाइफ है, किस चीज़ में नहीं है, तो उसके लिए विजिबल मूवमेंट ऐसा मूवमेंट जिसको हम देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो वही मूवमेंट बता सकते हैं कि कोई चीज़ ज़िंदा है नहीं, जिन मूवमेंट को हम देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी मूवमेंट होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते। कुछ ऐसे मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग बींग्स की बॉडी के अंदर हो सकते हैं, जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से, मीन्स
नेक्ड आई से, इट मीन्स बिना कोई लेंस यूज़ करे, बिना कोई माइक्रोस्कोप यूज़ करे हम नहीं देख सकते। तो ऐसे मूवमेंट्स भी होते हैं। तो वो मूवमेंट जाहिर सी बात है बहुत ही छोटे चीज़ों के होते होंगे। छोटी चीज़ें क्या होती हैं बॉडी में? सबसे बेसिक यूनिट हमारी बॉडी में क्या है? सेल। ओके, सेल के मूवमेंट, सेल से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, टिश्यूज़, इन सब चीज़ों में हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। ओके, आप सबको पता है जब हम खाना खाते हैं वो खाना अंदर जाता है, डाइजेशन होता है, इतना सारा मूवमेंट होता है, फिर भी हमको बाहर से तो हम देख नहीं सकते, हमको पता नहीं चलता, फिर भी वो चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे भी मूवमेंट्स हैं जो कि नॉन विजिबल हैं, जो कि हमको दिख नहीं रहे हैं, फिर भी वो होते हैं और उसके थ्रू पता चल सकता है कि कोई चीज़ ज़िंदा है या नहीं है। ओके ओके, सो ऐसे मूवमेंट होते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम से बनता है मॉलिक्यूल, सेल्स के बनते हैं मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि ब्लड के अंदर होता है डीएनए, आरएनए, ये सब, इन सब चीज़ों का भी मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, हमको दिख नहीं रहा है। ओके, तो इनको बोलते हैं इनविजिबल, जो कि दिख नहीं सकते हमको, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो ये क्या हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी हैं। अगर बायोलॉजिस्ट से हम ये बात पूछेंगे, ओके, साइंटिस्ट से ये बात पूछेंगे, तो वो कहेंगे हाँ, दे विल से येस। ओके, वायरस के बारे में तो आजकल वैसे भी सब लोग बहुत जानते हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है कोरोना वायरस। तो वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। वायरस जब तक उनको कोई सेल नहीं मिल जाता, किसी दूसरी लिविंग चीज़ का, लिविंग बॉडी का सेल तक वो नहीं पहुंच जाते, इट मीन जब तक किसी दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी में वायरस नहीं पहुंच जाते, जब तक वो खुद अपने आप में कोई मूवमेंट नहीं दिखाते। हम सब जानते हैं कि वायरस ब्रेक हो जाते हैं। ओके, एक वायरस से दूसरा, उन दोनों से और ऐसे ऐसे बनते जाते हैं, पर जब तक वो किसी और चीज़ के अंदर नहीं पहुँचे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पहुँचे, इंसान या जानवर के अंदर नहीं पहुँचे, तब तक वो बिल्कुल उनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती। बिना किसी के पास पहुँचे वो कुछ भी अपने आप में मूवमेंट नहीं कर सकते। ओके, जब वो हमारी बॉडी में पहुँचते हैं और हमारे बॉडी के किसी सेल पर अटैक करते हैं, तभी उस सेल का सहारा लेकर ही वो कुछ एक्टिविटीज़ फिर अपनी दिखा पाते हैं। ओके, इसलिए एक कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी मतलब भेदभाव है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वो ज़िंदा होते हैं, वायरस लिविंग बींग्स हैं, पर कुछ साइंटिस्ट, कुछ बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो नहीं है, ट्रूली अलाइव और नॉट। इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी मीन्स अभी वाद विवाद चल रहा है, डिसीजन नहीं आया है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो उनका मूव करना क्यों ज़रूरी है। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। अब देखिए, लिविंग और ऑर्गेनिज्म वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मतलब लीवर की जगह लीवर है, ईयर्स है, नोज़ है, सारे बॉडी पार्ट्स अपना अपना काम कर रहे हैं और इस तरह से व्यवस्थित हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं कि वो अपना अपना काम कर पाते हैं। डाइजेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, हर एक एनिमल्स को देख लीजिए, ह्यूमंस, इंसानों को देख लीजिए, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देख लीजिए, उन सब की बॉडी इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है कि वो अपना बॉडी के हर एक पार्ट अपना अपना काम करती रहती है। ओके, उनमें टिश्यूज़ होते हैं। फिर टिश्यू किससे मिलके बनते हैं? सेल से मिलके बनते हैं। सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम। सेल में भी और छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म वगैरह वगैरह। ओके, बट हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से कुछ ऐसा इफ़ेक्ट पड़ता है, इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो ऑर्गेनाइज्ड हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो व्यवस्था है, ये ब्रेक डाउन हो सकती है, ये टूट सकती है। बाहर से अगर कुछ ऐसा असर पड़े कि हमको तबीयत ख़राब हो सकती है, उसी को बोलते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है, हमारा स्ट्रक्चर है वो जो टूट रहा है। ओके, तो इसी वजह से डेथ्स भी हो जाती हैं, फिर विल नो लॉन्गर बी अलाइव। ओके, इसीलिए जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, एनिमल्स हों या फिर इंसान हो, वो सब रिपेयर करते रहते हैं अपनी बॉडी को और बॉडी को मेंटेन करते रहते हैं। ओके, और जब भी वो अपनी बॉडी को रिपेयर करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो कुछ ना कुछ बॉडी फिर किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। तो फिर मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट तो होगा ही जब हम कुछ बॉडी में मेंटेनेंस करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो इसकी जो मेंटेनेंस की प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस।
ओके। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं क्या मेंटेनेंस बोल रही हूँ। ओके, ये मेंटेनेंस वही है कि हम अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं, खाना खाते हैं, फिर वो खाना डाइजेस्ट होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को एनर्जी दे के उसको मेंटेन ही तो कर रहे हैं। ओके, हमको कोई बीमारी हो जाती है तो हम फिर ट्रीटमेंट कराते हैं, इलाज करवाते हैं, फिर उसके हिसाब से दवाइयाँ लेते हैं, तो ये सब मेंटेनेंस ही तो है बॉडी का। ओके, तो इन्हीं सब प्रोसेस को कहते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। ओके, हम सांस लेते हैं, हम अपनी बॉडी को ऑक्सीजन दे रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। कुछ चीज़ें हम खुद करते हैं, कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में अपने आप ऐसी होती हैं कि वो अपने आप होती जाती हैं, जैसे कि सांस लेना वगैरह। तो इन सब प्रोसेसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेस ऐसी हो रही हैं कि जिससे इंसान या कोई भी लिविंग क्रिएचर ज़िंदा रह सके, लाइफ को बचाने के लिए जो भी प्रोसेस होती हैं उसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ओके, okay, the maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular। जब हम कुछ अपने आप से भी नहीं कर रहे तब भी मेंटेनेंस चलता रहता है। जब हम बैठे हैं आराम से, जब हम सो रहे हैं एस्लीप, तब भी बॉडी कुछ ना कुछ करती रहती है। जैसे कि आप जानते हैं हम सो रहे हैं तब भी हमारी बॉडी सांस लेती रहती है। ओके, तो ये मेंटेनेंस ही तो चल रहा है। तो ये सभी प्रोसेस, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सभी प्रोसेस जो अपने आप हो रही हैं, जो हम जानबूझकर कर रहे हैं, खुद जान मान के कर रहे हैं, तो इन सभी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। ओके, ओके, सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। ये सब प्रोसेस क्यों चलती हैं, क्योंकि जो भी हमारा एक व्यवस्था, हमारी स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के अंदर बना हुआ है, वो कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए, टूट ना जाए। और इसके लिए क्या लगती है, एनर्जी। द एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। एनर्जी बॉडी के बाहर से आएगी। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे फूड की बात हो रही है, हम फूड देते हैं अपनी बॉडी को, उसी से एनर्जी आती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसका मतलब कोई एक प्रोसेस कहलाती होगी जो हमने खाना खाना उसके बाद खाना जब अंदर जाता है, फिर उससे जो एनर्जी निकलती है, फिर बॉडी उस एनर्जी को यूज़ करती है किसी चीज़ में। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। यहाँ से हमको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन याद कर लेनी है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। ओके, तो न्यूट्रिशन मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं। जब खाना अंदर जाके एनर्जी निकल जाती है, बॉडी उस एनर्जी को जब यूज़ कर लेती है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, इफ़ द बॉडी साइज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, अगर हमारी बॉडी की साइज़ को बढ़ना है, हाइट बढ़ना है, हेल्थ बढ़ना है, एडिशनल रॉ मटेरियल विल बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। तो हमको बाहर से कुछ ऐसा एनर्जी का सोर्स लेना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ भी फूड की बात हो रही है। तो अगर हमको ग्रोथ करनी है अपनी बॉडी की, तो हमको क्या चाहिए रहता है, फूड। ओके, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। जो हमारी बॉडीज़ होती हैं लिविंग बींग्स की, चाहे वो इंसानों की हो, जानवरों की हो, इंसेक्ट्स की हो, वो सब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बनकर बनी होती हैं। ओके, जो हमारे सेल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस एलिमेंट के होते हैं, ये कार्बन और कार्बन के साथ साथ और भी कुछ चीज़ों के साथ मिक्स होकर बने होते हैं। ओके, सो जो हमारा खाने की चीज़ें हैं, मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेस आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। तो हम जो खाना खाते हैं उनमें भी कार्बन रहता है। ओके, अब कार्बन अकेला तो नहीं रहता, उसके साथ बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके पूरा मॉलिक्यूल उसका बना रहता है। तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर ग्लूकोज ही देख लें तो उसका भी अलग फार्मूला होता है, लंबा चौड़ा शुगर का। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो कितना कॉम्प्लेक्स है और कौन इसको यूज़ कर रहा है, कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सा खाना खा रहा है, उसमें किस टाइप के कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सब डिपेंड करता है। ओके, और अलग अलग चीज़ों, फिर अलग अलग प्रोसेस को हम इसको बोलेंगे अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस। ओके, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग बीइंग ऐसा खाना खा रहा है जिसका जो मॉलिक्यूल है उसके खाने का वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसका बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है, तो उसकी अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस कहलाएगी। ओके, हम जो खाते हैं उसकी अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस, तो ये सब अलग अलग होती हैं। ओके, ओके, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी वेरीड फॉर्म। जो हमारा फूड है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। हम सब जानते हैं बहुत टाइप के खाने की चीज़ें होती हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ओके, प्लांट्स एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो तो प्लांट्स ही खाते हैं। हम कुछ
हम फूड खाते हैं, क्रॉप्स खाते हैं जो कि एग्रीकल्चर से आती हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें अब किसी एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में तो है नहीं कि एक इंसान के कंट्रोल में है तो वो एक ही टाइप की खाने की चीज़ें बना दे पूरी दुनिया में। ओके, तो जो हमारा खाना है इसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। ओके, जब ये बॉडी में जाता है तो अगर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ऐसी चीज़ जिसको हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्व नहीं कर सकती, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है और ऐसे फॉर्म में, यूनिफॉर्म फॉर्म में आ जाता है। यूनिफॉर्म मतलब सारी जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो चाहे उनका मॉलिक्यूल चाहे कैसा भी हो, उसको ब्रेक करके बॉडी ऐसा उसका फॉर्म बना देती है जो हम फॉर्म हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है। ओके, तो मॉलिक्यूल चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे C6 करके H12O2 ऐसे करके कितना भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो उस खाने की चीज़ का, पर बॉडी उसको ऐसा, बॉडी का अगर मान लो फिक्स है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो उसको ब्रेक डाउन करके ऐसा ही मॉलिक्यूल बना लेगी ताकि फिर वो उसकी एनर्जी को यूज़ कर सके, उसको एक्सेप्ट कर सके। ओके, तो इसके लिए हमारी बॉडी में फिर क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। मॉलिक्यूल को तोड़ना है, दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाना है, तो केमिकल रिएक्शन तो होंगी। ओके, तो इसके लिए होती है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन देना, रिड्यूसिंग मतलब हाइड्रोजन देना। ओके, और ऑक्सीजन कहाँ से आती है, बाहर से आती है। ओके, तो अब यहाँ से पढ़िए, द process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। यहाँ यानी कि यहाँ पर सांस लेने की बात हो रही है। अब पता चला कि जो हम सांस लेते हैं उसमें जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसका क्या यूज़ है। ओके, तो जो भी हम खाना खाते हैं उसका मॉलिक्यूल्स अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, बहुत मिक्सचर है किसी चीज़ों का, तो उसको एक सिंपल फॉर्म में तोड़ना, जो कि हमारी बॉडी जिस फॉर्म को एक्सेप्ट कर सकती है, तो वो काम कौन करता है, जो हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं वो करती है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, जब हमने ऑक्सीजन को बाहर से लिया, एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फिर हमने उसको फूड को ब्रेक डाउन करने में यूज़ किया, किसके लिए, हमारे सेल्स, ताकि उसको क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, फॉर सेलुलर नीड्स, सेल्स की ज़रूरतों के लिए, इज़ वॉट वी कॉल रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन सांस लेना सिर्फ इतना नहीं है कि हमने अंदर ऑक्सीजन ली और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, सिर्फ ये रेस्पायरेशन नहीं है, उस ऑक्सीजन का हमने क्या यूज़ किया, ये भी रेस्पिरेशन प्रोसेस में आता है। तो यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का नाम पता चला है रेस्पिरेशन। हम शुरू से क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस, कि हमारी बॉडी में क्या क्या प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस पढ़ी हमने, रेस्पिरेशन। ओके, सांस लेना। ओके, आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है। बहुत छोटे छोटे सेल्स, जब टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स यानी कि किडनी, फिर लीवर, ये सब सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। ओके, पर ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़िंदा माने जाते हैं, जैसे कि एक ही सेल है, तो ये ऐसे भी सेल एग्जिस्ट करते हैं और ये ज़िंदा भी माने जाते हैं। पर इनमें अब एक ही सेल है तो इनसे कोई ऑर्गन तो बन नहीं पाया। एक सेल से कैसे लीवर और इंटेस्टाइन्स और स्टोमक वगैरह बनेगा, कुछ नहीं, वो सिर्फ एक सेल है और कुछ नहीं। तो उसके लिए फूड मतलब खाना लेना, फिर गैस एक्सचेंज करना, वेस्ट निकालना, ओके, ये सब तो उसके लिए अलग से उसके लिए ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, पर ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पूरा सेल डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। सेल है, उसके आसपास क्या है, पूरा अपना खुला वातावरण है। ओके, तो उसको बहुत सारे ऑर्गन्स की ज़रूरत भी नहीं है। बट हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके, जो हमारे स्टमक में जैसे कि जो सेल्स हैं, स्टमक के अंदर, बहुत अंदर जो सेल्स हैं, तो क्या वो डायरेक्ट हमारी बाहर की हवा से कांटेक्ट में है, नहीं है। ओके, मे नॉट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ओके, इन्वायरमेंट से। तो ये सिंपल प्रोसेस जो इनमें होती है सिंगल सेल वाले में, वो हमारे साथ नहीं हो सकती। ओके, सो जो हमारी टाइप की बॉडीज़ होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ओके, तो इनमें सभी ऑर्गन्स का स्पेशल फंक्शन होता है जो कि उनको करना रहता है। नोज़ का अलग फंक्शन है, माउथ का, लीवर का। ओके, तो इस बात को सोच के हमको अब सरप्राइज़ नहीं होगा, इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट
जो हमने ऊपर दो प्रोसेस पढ़ी, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना, ऑक्सीजन मतलब सांस लेना। तो ये करने का काम भी अलग किसी ऑर्गन का फिक्स होगा कि उसको ये काम करना है। पर अगर दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं, फूड और ऑक्सीजन दोनों जब साथ में आती हैं, ओके, एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब एक जगह पर आई है, माना कि हमने ये गले में, हमारे नेक में, हमारे गले में आ गई, बट अब ये चाहिए पूरी बॉडी को है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, सभी बॉडी पार्ट्स को एनर्जी, सभी सेल्स में ये एनर्जी डिवाइड होनी चाहिए, सबको चाहिए है। तो इसके लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। ट्रांसपोर्ट मतलब अगर ये पूरी प्रोसेस हो गई, हमारे स्टोमक में खाना बन गया, एनर्जी रिलीज़ हो गई, तो वो एनर्जी हर एक सेल तक, माइंड तक, लेग्स तक, हैंड्स तक, ये भी सब जगह तक ये एनर्जी कैसे पहुंचेगी। तो इसके लिए सिस्टम होगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम, यहाँ से वहाँ एनर्जी पहुँचाने का सिस्टम। ओके, तो ये फूड और ऑक्सीजन को एक बॉडी की एक जगह दूसरी जगह तक ये सिस्टम पहुँचाएगा। तो अभी एक और हमारे सामने प्रोसेस आने वाली है, खाना ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोसेस। ओके, सो जब भी हम खाना खाते हैं और सांस लेते हैं, तो जब ये फूड और ऑक्सीजन का मिक्स होता है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, ओके, सो केमिकल रिएक्शन जिसमें कार्बन सोर्स क्या हो गया, जो हमने खाना खाया उसमें कार्बन और ऑक्सीजन, ये जब एनर्जी जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेशन होता है, तो इसमें एनर्जी के साथ साथ कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट्स मतलब साइड में ऐसे प्रोडक्ट निकलना जो कि हमको चाहिए ही नहीं थे, जो कि यूज़लेस हैं, जो कि वेस्ट हैं। तो ये हमारे सिर्फ यूज़लेस ही नहीं होते, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, नुकसान भी दे सकते हैं। तो दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड, इनको निकालना बहुत ज़रूरी होगा, बॉडी से डिस्कार्ड करना, निकालना होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ओके, तो हमने चौथी प्रोसेस के बारे में पता चल गया, एक्सक्रीशन। ओके, तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, रिमूवल फ्रॉम द बॉडी ऑफ वेस्ट मटेरियल। ओके, सो एक्सक्रीशन प्रोसेस करने के लिए भी कोई ना कोई टिश्यू डेवलप होगा, कोई ना कोई ऑर्गन होगा जो ये प्रोसेस करने के लिए उसको ये फंक्शन दिया गया होगा। ओके, तो इसका मतलब फिर हमको एक और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए जो बॉडी में से हर एक सेल्स में से वेस्ट मटेरियल को निकाल कर फिर ट्रांसपोर्ट कर कर एक ही जगह पर डाल सके। ओके, तो हमको पूरी बॉडी में एनर्जी पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, फिर पूरी बॉडी से वेस्ट कलेक्ट करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। ओके, तो हम एक एक करके देखते हैं कि अभी सबसे पहले देखते हैं हम न्यूट्रिशन प्रोसेस डिटेल में, यानी कि खाना खाना फिर उसके एनर्जी को यूज़ करना, इस प्रोसेस को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, ओके, सो यहाँ पर यही लिखा है कि बॉडी को हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब कुछ कर रहे हैं, जैसे कि बाइसिकल चला रहे हैं, तब भी एनर्जी यूज़ हो रही है, पर अगर शांति से बैठे हैं तब भी एनर्जी यूज़ हो रही है। ओके, सांस लेने में वगैरह वगैरह। तो यही सब यहाँ पे लिखा है कि एनर्जी फूड से आती है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ओके, द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड द मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सबको एनर्जी चाहिए, ये बात तो सब में कॉमन है। ओके, पर कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि पेड़ है, वो सिर्फ दो चीज़ें यूज़ करता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है बाहर से और वाटर लेता है। तो ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये अपना खाना फिर खुद बनाते हैं बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके। तो ये होते हैं हमारे पेड़ पौधे। ओके, ग्रीन प्लांट्स। और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ बाहर से कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें लेके अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, बट कुछ अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बोल रहे हैं, एनिमल्स बोल रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाते हैं। ओके, फिर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करना पड़ता है सिंपलर सब्सटेंस में। ओके, तभी तो उनसे फिर हम एनर्जी यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो इसको ये प्रोसेस करने के लिए बायो कैटलिस्ट का यूज़ होता है, जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं। वैसे तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये काम ऑक्सीजन भी करती है, बट और भी कुछ एंजाइम्स होते हैं बॉडी में जो ये काम करती हैं। ओके, तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ओके, और उनका खाना किस पे डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉप्स पे, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, हम क्या खाते हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट, यानी कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ओके। सो हेटरोट्रॉफ्स में क्या आते हैं, एनिमल्स और फंजाई। एनिमल्स में एनिमल्स मीन्स एनिमल्स भी और ह्यूमंस भी, ओके, और फंजाई फंगस, ओके। सो यहाँ से इतना तो समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस बहुत अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से खाना लेते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स की बात हो रही है, तो इनको चाहिए रहता है कार्बन, तो कि ये CO2 से लेते हैं, और कुछ एनर्जी जो कि सनलाइट से लेते हैं, और ये प्रोसेस जिससे वो खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। ये सब कुछ आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, इन सब का नाम आप जानते होंगे। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से सब्सटेंस लेते हैं, एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, फिर उनको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं अपने आप में, ओके। दिस मटेरियल इज टेकन इन फ्रॉम फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बाहर से, वाटर लेते हैं, फिर वो उसको क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं, ओके। और इसमें साथ में एक और चीज़ का यूज़ करते हैं, वो सनलाइट और क्लोरोफिल जो उनकी बॉडी में ही होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गई आपकी डेफिनेशन, ओके। अब आगे पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट। फिर वो जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसी को वो अपनी एनर्जी के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उसको वो तुरंत यूज़ नहीं करते, वो उसको स्टोर कर लेते हैं। यहाँ भी हमने देखा स्टोर्ड फॉर्म, उसको स्टोर कर लेते हैं, स्टार्च बनाकर वो स्टोर कर लेते हैं, जो कि उनका सोर्स होता है इंटरनल एनर्जी का। उनको अंदर ही अंदर, अब उन्हीं के अंदर उन्होंने स्टोर कर रखा है प्लांट्स के अंदर ही, तो उनको अंदर ही से एनर्जी मिलती रहती है, ओके, जब भी प्लांट्स को ज़रूरत हो, व्हेन रिक्वायर्ड। It's a somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat, okay, जब हम भी जब खाना खाते हैं तो जो हमको एनर्जी मिली खाने से, एनर्जी derived from the food stored in our body in the form of glycogen। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने खाना खाया तो हमको फिर एक एक्टिविटी करने के बाद फिर से खाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं खाना खाने के बाद, तो हमारे पास भी एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है उस किस फॉर्म में होती है, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोजन, और प्लांट्स की होती है स्टार्च फॉर्म में, ओके। तो ऑटोट्रॉफिक वो, हाँ, और फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन यहाँ से आपको देखनी है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल रट लीजिए, ये बिल्कुल पेपर में आने वाली है। और उसके साथ साथ आपको इसका डायग्राम एंड ऑल भी देखना है। आगे देखते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, इसमें लिया कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया, ओके, दो चीज़ों के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट, और बना क्या, ग्लूकोज, इसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ओके, और वाटर भी बना साथ में। ये प्रोसेस, जब भी फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आए तो ये प्रोसेस तो आपको, ये वाली रिएक्शन ऐसे की ऐसे ही लिखनी है, इसको बिल्कुल रट लीजिए, ओके। तो अब देख लीजिए फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। अगर फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ऊपर डेफिनेशन हो गई, उसके बाद ये रिएक्शन हो गई, फिर उसके बाद आपको उसमें लिखना है कि व्हाट एक्चुअली हैपन्स, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर एक एक करके कैसे होती है प्रोसेस, ये देख लेते हैं। सबसे पहले लाइट एनर्जी, सनलाइट का एब्जॉर्व होना, सनलाइट बाहर से ली, उसको एब्जॉर्व करना अपने आप में। सनलाइट को लेकर एब्जॉर्व करने का काम कौन करता है, ये जो दूसरा लिया हमने, क्लोरोफिल, ओके। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ओके। फिर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू वो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ओके। फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का जो मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे H2O, ओके, इनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देना, स्प्लिट कर देना। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ली थी हमने, इससे फिर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। इसमें हम रिडक्शन करते, रिडक्शन करना मतलब हाइड्रोजन दे देना। तो हम CO2 को क्या देते हैं, यहाँ पर C है और O है, इसको हमने क्या दे दिया, H, यानी कि हाइड्रोजन दे दिया। तो ये हो गया रिडक्शन इसका। तो ये 3 चीज़ें हो जाती हैं, ओके।
दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक तुरंत चीज़ें होती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान के प्लांट्स, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इमीडिएट which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. Okay, so जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, रेगिस्तान के प्लांट, उनको कार्बन डाइऑक्साइड वो रात को लेते हैं। ओके, और रात में लेकर ऐसा कुछ प्रोडक्ट इमीडिएट, ऐसा इंटरमीडिएट मतलब ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना के रख लेते हैं। फिर उस प्रोडक्ट का जब सुबह धूप निकलती है, फिर क्लोरोफिल की मदद से फिर उनका प्रोडक्ट बनता है। ओके, सो ये रात से दिन तक ये प्रोसेस चलती है। ओके, तब हम देख लेते हैं, लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन। अब जो हमने ऊपर की रिएक्शन में जो भी कंपोनेंट्स देखे, उनका कितना इम्पोर्टेंस है, कितनी ज़रूरी है, वो हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको लीफ डायग्राम से समझिए। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप। लीफ ऊपर से देखने में तो हमको ऐसी लगती है, और जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो कुछ सेल्स इसमें ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं आपको। इसी ग्रीन डॉट्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये एक सेल है, मान लीजिए। ओके, ये एक सेल है, एक सेल, और उसके अंदर जो सेल के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये जो ग्रीन ग्रीन है, ये इसके क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को क्या करता है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी पढ़नी है। ओके, सो यहाँ पर हमको एक प्लांट लेना है, कोई भी पौधा लेना है। जैसे कि हमने मनी प्लांट ले लिया, फिर उसको हमको 3 दिन के लिए अंधेरे में रखना है। मतलब उसको हमको सनलाइट नहीं देनी है। सनलाइट नहीं देंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी। तो जो पहले से जो प्रोसेस हो रखी है, और हम सब जानते हैं कि उसने अपनी एनर्जी को स्टार्च के फॉर्म में रख के रखा था, अपने अंदर स्टोर कर रखा था, तो 3 दिन में वो सब एनर्जी यूज्ड हो जाएगी जितना भी उसने बना कर रखा था। ओके, सो 3 दिन तक वो हमको पूरा ख़त्म उसकी एनर्जी यूज़ कर देनी है। फिर उसके बाद हमको उसको सनलाइट देनी है 6 आवर्स के लिए। ओके, और हमको फिर उसमें से निकालनी है उसकी एक पत्ती, और उसमें जो भी ग्रीन एरिया था उसको मार्क कर लेना है कि ये एरिया उसका ग्रीन था। ओके, फिर हमको उसको उबलते पानी में उस पत्ती को डुबोना है। फिर हमको उसको अल्कोहल में डुबोना है। ओके, ओके, फिर हमारा जो भी कंटेनर है जिसमें भी हमने अल्कोहल लिया था, उस कंटेनर को हमको गर्म करना जब तक अल्कोहल बॉयल ना करने लगे। फिर हमको देखना है कि लीफ का कलर चेंज हुआ क्या। फिर हमको उसको आयोडीन में डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन में। फिर हमको उस पत्ती को, लीफ को बाहर निकाल कर साफ़ कर देना है, रिंस कर देना है, ताकि उसमें से पूरा आयोडीन सॉल्यूशन उसमें से बाहर निकल जाए। फिर हमने जो ग्रीन एरियाज़ मार्क किए थे उसमें फिर देखना है कि उन ग्रीन एरियाज़ का कलर कैसा हो गया। तो हम देखेंगे कि कलर कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब उसको फिर हमको पता चलेगा कि अब उसमें स्टार्च बचा है कि नहीं है। ओके, ओके, सो हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में देखा कि वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, वाटर ले रही है, और सनलाइट ले रही है। तो अब हम देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे ले पाती है। आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होते हैं, टिनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों पे। इनमें से बहुत ज़्यादा गैस का एक्सचेंज होता है इस फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से ली जाती है। ओके, पर ये भी जानने वाली बात है कि सिर्फ पत्तियों में नहीं, स्टेम्स, रूट्स और लीव्स, स्टेम्स में, रूट्स में भी गैस का एक्सचेंज होता है। पर लीव्स में कैसे होता है, पत्तियों में किसकी हेल्प से होता है, स्टोमेटा की हेल्प से। ओके, अब इन स्टोमेटा से बहुत सारा पानी भी चला जाता है बाहर, इवेपोरेशन होके भाप बनकर। अगर स्टोमेटा में पानी भरा हुआ है तो भाप बनकर बहुत सारा पानी भी इनसे चला जाता है। ओके, और इनको जब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है ये तभी खोलते हैं, जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है बाहर से, तभी ये खोलते हैं, वरना ये क्लोज़ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ओके, तो ये जो उसका ओपन होना, क्लोज़ होना, ये सब कौन मेंटेन करता है, गार्ड सेल। ओके, गार्ड सेल। और जब इन गार्ड सेल में पानी आ जाता है तो ये स्वेल हो जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं, और तभी ये ओपन हो जाता है।
तो मीन्स पानी प्रोसेस के लिए इनको क्या क्या चाहिए था, पानी चाहिए था और CO2 चाहिए थी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही इनमें पानी आता है तो ये फूल जाते हैं तो ये खुल जाते हैं तो फिर CO2 भी आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है बाहर से। फिर पानी था ही और ये खुल गए तो CO2 भी आ गई, तो फिर प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की हो जाती है अगर सनलाइट है तो। इसलिए हम कहते हैं कि पेड़ों को पानी देना चाहिए, क्योंकि हमने उनको पानी दिया तो पानी वो जब गार्ड सेल तक पहुंचेगा तो ये गार्ड सेल पहले ऐसा था, फिर ये ऐसा फूल जाएगा, खुल जाएगा, फिर ये बाहर से CO2 ले लेंगे। और तभी इसलिए तो कहते हैं कि पेड़ों को पानी नहीं डालोगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। ओके, इसलिए हम पेड़ों को पानी डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस होती है पानी डालने के बाद। ओके, सो हमने देख लिया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस से होता है। ओके, सो वाटर यूज्ड इन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, कहाँ से आता है वाटर? सॉइल से आता है, मिट्टी से आता है। ओके, तो ट्रांसपोर्ट हो जाता होगा, नीचे हम मिट्टी में पानी डालते हैं, फिर जो जड़ें होती हैं पेड़ की वो ऊपर तक पत्तियों तक पानी पहुंचा देती होंगी। पर पानी के अलावा और भी चीज़ें बहुत सारा पेड़ है जो एब्जॉर्व करता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब भी कहाँ से आता है? सॉइल से, मिट्टी से आता है। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट में जिसमें नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। सॉइल में क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में होती है, नाइट्रेट्स फॉर्म में भी, नाइट्राइट्स फॉर्म में भी। तो इन सब से क्या ले लेते हैं हम? वो प्लांट्स ले लेते हैं नाइट्रोजन। ओके, या फिर तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेल्प से वो चले जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब कि हवा में जो नाइट्रोजन है वो भी वो ले सकते हैं। ओके, अब हमको पढ़ना है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो प्लांट्स को खाए। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो खुद अपना खाना खुद बनाते हैं, पर अपने लिए एनर्जी यूज़ करने के बाद वो अपने पेड़ में फल लगा देते हैं। जितनी भी एनर्जी बचती है उससे वो फल लगा देते हैं, सब्ज़ी लगा देते हैं, फिर उसको दूसरे लोग खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। तो अब इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉफिक। ओके, एंड आई थिंक अब ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, आप लोग बहुत बोर हो रहे होंगे, तो अब इस वीडियो को मैं बहुत अलग अलग पार्ट्स में डाल देती हूँ। तो अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से आप दूसरे पार्ट में देखिए। ओके, अभी आप यहाँ तक पढ़ लिया, इसको याद कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए आप दूसरा पार्ट जिसमें पढ़ाऊँगी मैं इधर से हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। सो ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिए।